नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और पीयूष गोयल ने भी 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह संसद भवन पहुंचकर सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया और सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है। आजादी के बाद पहली बार नई संसद में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। पीएम ने कहा कि लगातार तीसरी बार जनादेश देकर जनता ने हमारी नीतियों पर विश्वास जताया है। पीएम ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति चाहिए होती है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा से भाजपा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और राज्य मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव भी मौजूद रहे। डायरिया से 5 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि रोटा वायरस से हमारा आईएमआर कम हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इस बीमारी की रोकथाम, जागरूकता और इलाज पर फोकस किया जा रहा है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कल्लाकुरिची जिले में 58 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भाजपा ने इस घटना पर इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया है। इस बीच तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई और अन्य भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात कर कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि घटना को 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उस जगह का दौरा तक नहीं किया। तमिलनाडु में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इस राज्य प्रायोजित आपदा के खिलाफ काली पट्टी बांधकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक टीम पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंची, जहां से सीबीआई पेपर लीक से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत लिए जा रहे हैं। सीबीआई से पहले ईओयू पूरे मामले की जांच कर रही थी। वहीं सीबीआई की एक और टीम गुजरात के गोधरा भी पहुंची है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब गोधरा पुलिस मामले की जांच और सबूत सीबीआई को सौंप रही है। इस बीच नीट मामले के तार महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। नांदेड़ की एटीएस टीम ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए लातूर से 2 शिक्षकों को फिर हिरासत में लिया है। अभी तक अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पेपर लीक मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में जल्द ही सही फैसला लिया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा, साक्ष्य में पता चला है कि कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, पहले उसकी सफाई दें।
संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 के लिए छठे प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिवों ने भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आज पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। अनुसंधान में आईपीआर और वैकल्पिक उपचारों के मानकीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय कैग के विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। आपातकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, उन्हें याद है कि उस समय क्या हुआ था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष के पास और कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष बार बार संविधान का विषय निकालकर ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने ग्राम पंचायत से शुरुआत की और अब लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचने का सौभाग्य मिला है। मैं यहां आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह बात मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि संविधान का हमेशा से आदर हुआ है और भाजपा ने हमेशा से संविधान का आदर किया है। आपातकाल तो कांग्रेस ने लगाया था। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, मेरे लिए यह भावुक क्षण है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरे देश को यह उम्मीदें हैं कि इस बार एक मूल्यवान विपक्ष बनकर उभरेगा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे लोकतंत्र के इस मंदिर में शपथ लेने का अवसर मिला। शपथ लेने के बाद देश और लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं सभी जीते हुए सांसदों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह संसद लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा, मैंने सिक्किम की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई दी है। प्रधानमंत्री के कारण देश काफी आगे बढ़ चुका है। 2014 के बाद सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट का काया पलट हुआ है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बीजेडी संसदीय दल राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में खुशहाली हो, प्रदेश विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हमने भगवान श्री राम से की है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर एआईएडीएमके ने राज्य के स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अन्ना द्रमुक ने चेन्नई राज्य में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के बेलागापूडी सचिवालय के प्रथम ब्लॉक में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रमोद सावंत ने कहा कि संविधान अगर सही में कभी खतरे में था तो वह कांग्रेस के वक्त था। पीएम मोदी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान सच में खतरे में था। मध्य प्रदेश के बजट पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, बजट से पूर्व हम आम जनता से सुझाव लेते हैं और विषय विशेषज्ञों से चर्चा भी होती है। ये जनता का बजट है, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। केरल छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम जिला अध्यक्ष गोपू नैयर की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केएसयू जिला समिति के सदस्यों पर पुलिस ने पानी की बौछारें करके तितर-बितर किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है।
खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज केंदुझर जिले के अपने पैतृक गांव रायखिला पहुंचे। मोहन चरण मांझी ने इस दौरान एक रोड शो किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में मुहकोट आमझर गांव के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रौज एरिया में पेड़ों की कटाई पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने DDA के वाइस चेयरमैन से ये स्पष्ट करने को कहा है पेड़ों की कटाई का आदेश किसने दिया था। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रिटिकल मिनरल की चौथी नीलामी की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुल 6 राज्यों में मिनरल को नीलामी के लिए लाया गया है। देश में समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन और जमाखोरों से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाने का निर्णय लिया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए शेयर बाजार। सेंसेक्स 131 अंकों की बढ़त के साथ 77,341 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ 23,538 पर हुआ बंद। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 147 अंक बढ़कर 55,577 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 18 अंक गिरकर 18,217 पर बंद हुआ। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ऑटो, फिन सर्विस, FMCG और कंजम्पशन इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। PSU बैंक, मेटल, मीडिया और हेल्थ केयर इंडेक्स दबाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स पैक में M&M, पावर ग्रिड, सन फार्मा, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक और NTPC टॉप गेनर्स थे। इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, HCL टेक, रिलायंस और एक्सिस बैंक टॉप लूजर्स थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक GST लागू होने के बाद घरों के उपयोग होने वाली कई वस्तुओं जैसे आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर आदि की कीमतों में कमी आई है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से रेलवे, मेट्रो सहित डिफेंस और रिन्यूएबल सेक्टर में लगातार पूंजीगत व्यय किए जाने के कारण कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियों के राजस्व में वित्त वर्ष 2024-25 में दोहरे अंक में उछाल देखने को मिल सकता है।
शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म ग्रो के एक यूजर ने ब्रोकरेज फर्म पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उसका दावा है कि कंपनी ने पैसे लेने के बावजूद म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश नहीं किया, जबकि उसे फोलियो नंबर पर जारी किया गया था जो फर्जी था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का कहना है कि वे यूजर्स जिनके अकाउंट में जीरो बैलेंस है या वॉलेट एक्टिव नहीं है, उसे कंपनी की ओर से डीएक्टिवेट किया जा रहा है। संस्थागत निवेशक एशिया प्रशांत कार्यकारी टीम सर्वेक्षण की समान सूची में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को स्थान दिया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी गजा के रफा में जारी हमलों पर कहा कि लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। हालांकि इजरायल के लक्ष्य हासिल करने तक लड़ाई जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमास को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ते हमलों के बीच नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान की सीमा पर अपनी टुकड़ियां भेजने में सक्षम होगी। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को हमास की जगह गजा में भी प्रशासन चलाने देने के विचार को भी नेतन्याहू ने फिर से खारिज कर दिया। रफा के लोगों का कहना है कि इजरायली सेना की तरफ से हमले बढ़े हैं और शहर पर हुए इजरायली हवाई हमलों में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के आपात सेवाओं के डायरेक्टर की भी मौत हो गई है। हुती लड़ाकों ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने रविवार को लाल सागर और हिंद महासागर में 2 जहाजों पर हमला किया। साथ ही उसने हिंद महासागर में दूसरे जहाज स्टोल्ट सिकोया पर क्रूज मिसाइलों से हमला करने का दावा किया। फ्रांस शासित न्यू कैलेडोनिया में पिछले कई हफ्तों से हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों की शांति के बाद सोमवार को एक बार फिर हिंसा का ताजा दौर शुरू हो गया। द्वीप पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चायुक्त के मुताबिक पूरी रात प्रिंस और मैरी द्वीपों पर अशांति रही। पुलिस पर हमले किए गए। आगजनी की घटना में एक पुलिस स्टेशन और एक टाउन हॉल सहित कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। दंगों की योजना बनाने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए एक समूह के 7 स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ताओं को मुकदमा चलाने के लिए शनिवार को फ्रांस से प्रत्यर्पित किया गया, तो एक बार फिर द्वीप हिंसा की भेंट चढ़ गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब न्यू कैलेडोनिया में आग की घटना सामने आई हो। इसके अलावा नोमिया के ड्यूकोस और मैजेंटा जिलों में भी आग लगाई गई थी। पुलिस स्टेशन के परिसर उनकी गाड़ियों के साथ निजी गाड़ियों को भी जला दिया गया था। रूस के दागिस्तान में आतंकियों ने 2 चर्च, एक यहूदी मंदिर और एक पुलिस पोस्ट पर हमला कर कई लोगों को मार दिया। मरने वालों में एक पादरी, 15 पुलिसकर्मियों के अलावा कई आम नागरिक शामिल हैं। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी ने भी एक बयान में हमले की पुष्टि करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराने की बात कही। कुछ आतंकियों के फरार होने की खबरें हैं जिनकी तलाश की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया में हुए हमले और दागिस्तान हमले में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दागिस्तान में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी समूह ने नहीं ली। हालांकि दागिस्तान के गवर्नर इन हमलों में विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात कह रहे हैं। रविवार को क्रीमिया पर हुए भीषण हमले के बाद रूस भड़का हुआ है। इस हमले में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। रूस ने दावा किया कि अमेरिका द्वारा सप्लाई की गई मिसाइलों का इस्तेमाल हमले में किया गया। सोमवार को रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। रूस ने कहा कि अमेरिका मॉस्को के खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ते इस संघर्ष में एक पक्ष बन गया है। वहीं क्रेमलिन ने इसे बर्बरतापूर्ण कृत्य बताते हुए अमेरिका को इसका माकूल जवाब देने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने कस्बे पर 2 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें कई घर बुरी तरह तबाह हो गए। रूस ने ओडिशा शहर पर भी हमला बोला है। मिसाइल हमले में एक भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया है। हालांकि यूक्रेन ने कई क्रूज मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। रूस ने अपने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने वाली नीति में बदलाव करने की बात कही है। ऐसा करने के बाद रूस कम समय में परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकेगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी के पास सोमवार को लिथियम बैटरी बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें कम से कम 16 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि कई दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से 45 किलोमीटर की दूरी पर ह्वांगसोंग शहर की एक फैक्ट्री में ये आग लगी। खबरों के मुताबिक जब दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तब भी फैक्ट्री में छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। कैलिफोर्निया के जंगल की आग रात भर में 12,000 एकड़ में फैल गई। उत्तरी लॉस एंजल्स काउंटी के गोरमन क्षेत्र में लोगों को निकाला गया। स्पेन में राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने दक्षिणी हिस्से के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। कोर्डोबा शहर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी के महीने में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचना आम बात है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर घुटने तक पानी जमा हो गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। T20 विश्व कप 2024 के बीच BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया का नेतृत्व करते नजर आएंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 6 जुलाई से होगा। आखिरी मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज के लिए T20 विश्व कप टीम में चुने गए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। इनमें यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, शुभमन गिल, रिंकू सिंह और खलील अहमद भी शामिल हैं। ICC T20 विश्व कप में ग्रुप 2 से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने आज खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज को डैकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 3 विकेट से शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने बारिश प्रभावित मैच में 7 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए और डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर जीत हासिल कर ली। तुर्की में खेले गए तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। भारतीय तीरंदाजों ने इस टूर्नामेंट में 4 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। भारतीय तीरंदाजों ने महिला के कंपाउंड टीम इवेंट में स्वर्ण, पुरुष कंपाउंड में रजत और पुरुष रिकर्व और मिश्रित रिकर्व टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। विश्व चैंपियन नोआ लाइल्स ने अमेरिकी ओलंपिक ट्रायल्स में 100 मीटर दौड़ जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाइल्स ने 9.83 सेकंड का समय निकाला। जर्मनी की टीम ने यूरो कप में अपने बेस कैंप में अभ्यास किया। जर्मनी की टीम ने ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। कोपा अमेरिका में अमेरिका ने बोलिविया को 2-0 से मात दी। इस जीत के बाद अमेरिकी टीम के प्रशंसकों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में अपने दिवंगत माता पिता की याद में वृक्षारोपण अभियान चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 70 के दशक की बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलेन इन दिनों कश्मीर में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं और अपने पुराने दिनों को वापस जी रही हैं। एक्ट्रेस कृतिका कामरा जल्द ही नागराज मंजुले की मटका किंग में नजर आने वाली हैं। इस सीरीज में वह मशहूर एक्टर विजय वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। कल की 2898 एडी फिल्म में के टिकटों में तेजी से हो रही है बिक्री के बीच बुक माई शो की वेबसाइट हुई क्रैश। फिल्म 27 जून को होगी रिलीज। नाग अश्विन की बहुप्रतीक्षित फिल्म कल की 2898 एडी की टीम को निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि वह इस फिल्म के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने न्यूयॉर्क ट्रिप से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, उस शहर में वापस आना शानदार है जहां मेरा वजन 96 किलो था। जानवी कपूर की आगामी फिल्म उलझ के निर्माताओं ने एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा किया है। ये फिल्म 2 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की फिल्म सिरफिरा अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसमें अक्षय कुमार आम आदमी की आवाज बने दिख रहे हैं।
मुंजिया रिलीज के पहले दिन से सुर्खियों में छाई हुई है। मुंजिया ने 103 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। बॉलीवुड फिल्मकार रमेश तरानी सुपरहिट फिल्म सोल्जर का सीक्वल बनाने की कर रहे हैं तैयारी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।